वकील बनने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, वकील बनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट प्रोफेशन या मेरी मदर ने मेरे लिए बेस्ट प्रोफेशन चुना है। डिफिकल्टी उसको आती है जो ये सोचता है कि डिफिकल्टी है। यू नीड टू प्रैक्टिस 10 years टू बिकम अ एस्टैब्लिश्ड लॉयर। आपको टेक्निक्स जानना जरूरी है। आप किसी को जस्टिस कैसे दिलाओगे? एक भूखे बच्चे ने रोटी चुरा ली, एक तरीके से वो थेफ्ट है, लेकिन उसको कैसे कंसिडर किया जाना है या उसको जस्टिस की जरूरत है या उस पर्सन को जस्टिस की जरूरत है जिसकी रोटी चुराई गई, वो देखने के लिए यू नीड 10 years। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 7 lakhs for hearing। Hearing means that does not mean 1 hour, that can even mean 15 minutes of hearing। Just show off your face that yes you have come to present that client। तो लोग ज्यादातर कहाँ फंसते हैं? पर्सनल लोन में। अगले दिन से इंटरेस्ट शुरू हो गया, पर डे इंटरेस्ट शुरू हो गया। आई वुड पर्सनली सजेस्ट वेट देन, क्योंकि वहाँ बैंक आपकी हेल्प नहीं कर रहा है ना। लीगल नोटिस आने दो, डरो मत। बाहर फॉरेन कंट्रीज में या वेस्टर्न कल्चर में अगर हम बात करें, बिल्कुल भी नहीं डरते लीगल नोटिस से, क्योंकि दैट इज अ नॉर्मल बेसिक प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। आपको कोर्ट में बुलाने के लिए लोग सोचते हैं कोर्ट में जज मुझे कस्टडी में ले लेंगे और मेरे साथ गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक हवा बना रखा है। फर्क होता है लॉयर और एडवोकेट। एंड एडवोकेट इज अ लॉयर, बट लॉयर इज नॉट ऑलवेज एन एडवोकेट। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हमारे साथ है हमारी एडवोकेट मिस इतिशा जैन। थैंक यू। तो आज हम शुरू करेंगे इनके साथ कुछ बातें इनके प्रोफेशन को लेके और समझेंगे कैसे एक स्टूडेंट एडवोकेट बन सकता है, उसका क्या प्रोसेस होता है और आगे उसको क्या डिफिकल्टी और क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट एडवोकेट बनने के लिए कहाँ पे सोच सकता है कि हाँ मुझे वकील बनना चाहिए, उसके अंदर क्या एक क्वालिटी होनी चाहिए? ओके, तो वकील बनने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, वकील बनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरी लाइफ में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं वकील बनूंगी। मेरी मदर ने कहा लॉ करोगी, मैंने लॉ कर लिया। ओके, मतलब वो ऐसा था कि उन्होंने कहा तो कर ली, बस कर ली मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब मुझे मीडिया में जाना था, पर उन्होंने कहा नहीं तुम लॉ करोगी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा लॉयर्स का है, बट आई एम प्राउड ऑफ इट नाउ। मतलब अब मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट प्रोफेशन या मेरी मदर ने मेरे लिए बेस्ट प्रोफेशन चुना है। वो रिग्रेट नहीं है कि वो रिग्रेट नहीं है कि मैंने छूट गया पीछे। हाँ, कुछ डिफिकल्टी आती है लॉ करने में बच्चों के लिए? डिफिकल्टी उसको आती है जो ये सोचता है कि डिफिकल्टी है। ओके, आपको ये सोचना ही नहीं। जैसे नॉर्मल स्कूल करते हैं ना, क्लासेस करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, वैसे ये लो इजी गोइंग है। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम देना है और क्लियर है। थोड़ा समझना है बस कि क्या चीज़ है, उसे कनेक्ट करना है अपने आप से। भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो हम अगर आगे बातें करेंगे, तो आप उसको फील करो कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस सोसाइटी में, उसकी ज़रूरत क्या है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप वो फील करने लगोगे ना, 5 साल लॉ के कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो लॉ 5 साल में ही होगी? ये प्रोफेशनल है जो 5 years वाली होती है। उसमें 2 years की तो आपकी ग्रेजुएशन होती है और 3 years की एलएलबी, जो कि 3 years कंपलसरी है एलएलबी की। अगर आप 5 years वाली नहीं कर रहे हो, दैट इज आफ्टर 12 जो 5 years वाली है, तो आप 3 years ग्रेजुएशन करते हो, कोई भी कोर्स हो सकता है, उसके बाद 3 years लॉ डालते हो। तो उसमें 1 year आपका वेस्ट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। वहां आपको 3 years ग्रेजुएशन प्लस 3 years लॉ मिल जाएगी। यहाँ आपको 5 years प्रोफेशनल कोर्स एज अ लॉ डिग्री मिल जाएगी। तो दैट इज अ बेनिफिट। हमें वहाँ पे ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं है, 12 के बाद सीधा 5 years एलएलबी एलएलबी बोलते हैं। बीए एलएलबी, और आज के टाइम पे बीकॉम एलएलबी भी होने लगा है, बीकॉम बीबीए एलएलबी भी। मतलब ये अब इवैल्यूएट हो गए हैं कोर्सेज जो है, अपग्रेड होते जा रहे हैं, क्लास बढ़ाते जा रहे हैं, राइट, चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं बच्चों के बेनिफिट के लिए। तो ये बीबीए कर रहे हैं तो बिजनेस का भी डाल रहे होंगे इसमें? थोड़ा सा बिजनेस का डाल देते हैं। देखो ये जो लॉ है वैसे तो आर्ट साइड से आता है। 12th में जब आप आर्ट्स लेते हो ना, तो उसमें आपको वो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लॉ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैंने कॉमर्स करी है, तो लेकिन मैंने कॉमर्स के बाद भी लॉ परस्यू कर ली। तो लॉ परस्यू करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं चाहिए, आप साइंस के थ्रू भी जा सकते हो, कॉमर्स के थ्रू भी और आर्ट के थ्रू भी। मैंने जो सुना है, जैसे हमने लॉ तो कर ली, बट उसका करियर स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है कि मतलब वो ऐसा होता है कि किसी लॉ फर्म में गए, वहाँ इंटरव्यू दिया तो वो बोलते भाई हम इतना सा अमाउंट देंगे, थोड़े से पैसे देंगे, तो वो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए? ओके,
सो ये मैं एक एग्जांपल दूंगी। जब कोई आपसे ये पूछता है कि आपने डॉक्टरी करी, उसके बाद आपका कब से करियर शुरू हुआ, तो तब लोग नॉर्मल लेते हैं इस चीज़ को कि भाई 10 साल आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आप एकदम नहीं बन सकते, एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वहाँ आप अपनी बॉडी के साथ चीज़ें करवा रहे हो, तो लोग उसको नॉर्मल लेते हैं। यहीं जब आप लॉ की बात करते हो तो आप एकदम कहते हो कि इतने साल क्यों, 10 साल क्यों चाहिए, बिकॉज जो ये डॉक्टरी है एंड जो ये लॉ है, दैट इज अ सिमिलर प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ पे भी यू नीड टू प्रैक्टिस 10 years टू बिकम अ स्टैब्लिश्ड लॉयर। आपको टेक्निक्स जानना जरूरी है। आप किसी को जस्टिस कैसे दिलाओगे जब तक आपको वो तकनीक ही नहीं पता। जब तक आपको वो टेक्निक्स, आपको वो लॉ इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा, वो लॉ का यूटिलाइजेशन करना नहीं आएगा। आपको ये तो पता है चोर ने चोरी की, किन सर्कमस्टांसेस में की, या हमें उसे उसे जस्टिस कैसे दिलाना है। एक भूखे बच्चे ने रोटी चुरा ली, एक तरीके से वो थेफ्ट है, लेकिन उसको कैसे कंसिडर किया जाना है, या उसको उसको जस्टिस की जरूरत है, या उस पर्सन को जस्टिस की जरूरत है जिसकी रोटी चुराई गई, वो देखने के लिए यू नीड 10 years। मतलब अगर हमारा ऑब्वियसली हो गया तो कि अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम उसको क्या उसके लिए लड़ लेंगे। राइट। तो इट इज सिमिलर टू व्हाट यू प्रोफेस एज अ डॉक्टर, कि आप वहां आप बस बॉडी के साथ कर रहे हो, यहाँ आप जस्टिस कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं जो हमने ना, सिमिलर स्केल। कॉलेज किया वो तो एक फर्स्ट स्टेप हो गया, मतलब वो बहुत बेसिक है। बेसिक। असली क्लास तो स्टार्ट होगी जो आगे के 10 साल में। हाँ, आप उनमें ये सीखना शुरू कर रहे हो। मतलब जो भी लॉ करेगा तो उसको ये समझना पड़ेगा पहले कि भाई 10 साल तो तुझे स्पेंड करने हैं, देन यू विल बिकम एडवोकेट। एन एस्टैब्लिश्ड लॉयर, इफ यू वांट टू बिकम एन एस्टैब्लिश। देखो, फर्क होता है लॉयर और एडवोकेट में, ये दो वर्ड्स ये मैंने सुना हैं हुआ है। जो लोग अक्सर कंफ्यूज हाँ, कर जाते इसलिए हैं। मुझे भी थोड़ा हो रहा था कि मैं आपको एडवोकेट बोलूं या मैं लॉयर बोलूं। सो एन एडवोकेट इज अ लॉयर, बट लॉयर इज नॉट ऑलवेज एन एडवोकेट। क्या? हाँ, लॉयर कौन पर्सन है? हु नोज लॉ, ओके, जिसको नॉलेज है लॉ की, तो वो लॉयर हो गया। वो लॉयर आई हो थिंक ये गया। 10 साल बाद की बात कर रहे हो आप। नहीं, ये तो लॉ प्रोफेशनल जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो यू आर अ लॉयर हो, लॉयर। अच्छा मतलब लॉयर इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज। सेकंड इज एडवोकेट। एडवोकेट इज द पर्सन हु प्रोफेसेस या प्रैक्टिसेस लॉ। ओके, अगर आपने ये एलएलबी कर ली है तो आप लॉयर बन गए हो, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नेवर बी एन एडवोकेट। मैं लॉयर ही अटका रहूंगा अगर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी या मैंने करी ही नहीं आगे। राइट। वो डिग्री बस वो नाम के लिए रह जाएंगी, मुझे प्रोसीडिंग ही नहीं पता होगी क्या करना है। राइट। तो तो ये जो एक लॉयर हुआ फर्स्ट, हाँ, एडवोकेट, देन इसके बाद कुछ आता है? नहीं नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ, देयर इज अनदर वर्ड फॉर एन एडवोकेट इज अटर्नी, जो हम गांधी जी को बोलते थे। ओके, ही वाज अ लॉ अटर्नी, लीगल अटर्नी। मतलब अगर मैं हिंदी में जानना चाहूँ तो मतलब क्या हुआ? अटर्नी यही वर्ड है। मतलब ये करते क्या बेसिकली, ये एडवोकेट ही है? इंग्लैंड में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अटर्नी अटर्नी। मतलब ओके, हाँ, और यहाँ इंडिया में वर्ड यूज होता है एडवोकेट। कि मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आएगा अटर्नी होता क्या है। हाँ, ये तो ऐसा रहेगा। लॉ अटर्नी। अच्छा, तो इसमें एक चीज और बताइए, जो आपके मैंने सुना है कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो ऐसे नॉर्मली कोई नहीं बन सकता। राइट राइट। तो इसका क्या एक लेवल होता है, कैसे बनता है सीनियर एडवोकेट? डेजिग्नेशन दी जाती है बेसिकली। दिस इज गिवन टू यू बाय द बार or the judges. Basically they designate you after certain years of your practice, you are designated as a senior lawyer. मतलब कोर्ट आपको अपॉइंट करता है? कोर्ट आपको डेजिग्नेशन देता है, Designation. या बार आपको, जो बार काउंसिल है वो आपको डेजिग्नेशन देता है कि आपने 10 साल प्रैक्टिस कर लिया है, या अब आपने 15 साल प्रैक्टिस कर ली है, आप एक डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर हो। तो इसमें तो एक हमारे ऊपर स्टैम्प लग गई है तो हमारी एक वैल्यू भी बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, पैकेज केसेस बढ़ जाएगा, पैसा। बिल्कुल। तो एक एक चीज और मैं पूछूं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चंस पे जाते हैं। बिल्कुल। लॉयर, हाँ एडवोकेट, हाँ अटर्नी, हाँ। और आपका क्या बोलते हैं? अटर्नी एंड एडवोकेट इज ऑन सेम। सेम चीज Same. होती है, लॉयर, एडवोकेट Attorney. एंड ये जो भी आपने बताया क्या बोलते हैं इसको? Senior सीनियर एडवोकेट। एडवोकेट। ये कितना मैक्सिमम कमा सकते हैं मंथली? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली, बट पर आवर पर मिनट चार्जेस होते हैं लॉयर्स के। कितना मैक्सिमम होता है पर हियरिंग ही बता दो। पर हियरिंग लाइक
7 lakhs per hearing. Hearing means that does not mean 1 hour. That can even mean 15 minutes of hearing. Just show off your face that yes, you have come to present that client. चाहे आपको सिर्फ 15 मिनट बोल मिले या 10 मिनट मिले. सॉरी मैंने रुक जाता हूँ। इसमें क्या बोलते हैं जो ये कोर्ट्स होती हैं, एक बार ज़रा उसका बता दो। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है? हाँ बिल्कुल। क्या क्या लेवल है कोर्ट का? तो हमारा एक होता है सबसे पहले लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट, देन आता है हाई कोर्ट एंड लास्टली सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ बेसिकली द हाईएस्ट कोर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज अपेक्स कोर्ट। सुप्रीम से ऊपर नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट, पहले अपेक्स कोर्ट बोला जाता था। अपेक्स कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट। ओके ओके ओके। तो इससे ऊपर कुछ नहीं है? इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर वहाँ जो लास्ट स्टेटमेंट हो गई तो वो हो गई ऐसा? अपने सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग बाय इट्स डिसीजन, वो अपना डिसीजन बदल सकते हैं, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं बदल सकता। ऑब्वियसली वो सीनियर हो गया, वो हायर कोर्ट है, राइट। मतलब हम हर किसी के एक ऑर्डर या कोई भी उसको पास जजमेंट को चैलेंज करना हो तो हम उसके हायर कोर्ट में जाएंगे, उसके अपीलिएट कोर्ट में जाएंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, लास्ट हमारे पास ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज इन दिल्ली। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आजकल कोई भी साइकिल वाला या कोई भी लेबर से लेके बड़े से बड़ा किसी को भी लोन मिल जाता है फ़ोन से। ऐप डाउनलोड करो, लोन ले लो, कोई भी ले लेता है बेचारा। 2-4 हज़ार के पीछे लेबर भी ले लेती है, चलो भाई हमारा कुछ खर्चा निकल जाएगा। बट होता क्या है, उनको पता ही नहीं होता कि 2000 का लोन लिया, उस पर इतना चार्ज लग गया और मिले 1500 रुपये। फिर वो जब उसमें से कुछ छूट जाता है, मान लो सपोज मैं EMI पे ही नहीं करी, तो वो डबल चार्ज लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर में लोग आ जाते हैं, धमकी देते हैं उन्हें ये वो। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, कहाँ पे वो रुक सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि उनको एक डर रहता है कि मुझे कोर्ट से नोटिस आ जाएगा, मुझे कोर्ट से लोग परेशान करेंगे, तो उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं कि हाँ आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है? राइट। हाँ, मुझे वो जानना है। तो इसमें ऐसा है कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। इतना इन्फ्लेशन हो गया है कि हम लोन के बिना आज के टाइम में नहीं जी सकते हैं, ठीक है। लोन ले लीजिए, बट ये ध्यान रखिए कि आप किससे लोन ले रहे हैं या उस लोन को हम टाइमली चुका पा रहे हैं या नहीं। मैंने अभी रिसेंटली ये सुना था, लोन लेने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि उस लोन का पैसा चुकाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पैसा रखा होना चाहिए, तब लोन लीजिए। अगर हम क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस सामान के लिए ऑलरेडी हमारे पास मोर देन 50% अमाउंट पैसा होना चाहिए, तब वो क्रेडिट कार्ड पे या लोन पे हम लें वो पैसा। बट मोस्टली लोग करते हैं, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि पहले तो सामान ले लो, बाद में देखी जाएगी। वहीं वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने टाइम पे नहीं लोन भरा तो ऑब्वियसली ये जो बैंक है ये चार्जेस उस एक दिन के डिले से ही शुरू हो जाता है वो इंटरेस्ट। तो इसमें लोन का और क्रेडिट कार्ड का पर्सपेक्टिव अलग अलग है कि मतलब अलग अलग टाइप के लोन आते हैं, वो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। सो क्रेडिट कार्ड में भी अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो आप एक तरीके से लोन पे ही ले रहे हो, और अगर आप नॉर्मली लोन ले रहे हो जैसे पर्सनल लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। तो जो पर्सनल लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, मतलब आप कुछ रख नहीं रहे हो गिरवी, बैंक आपको बस दे रहा है लोन, बट वो सबसे ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर 18%, 20%। और होम लोन पे कम होता है क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन है, बैंक को पता है कि वो आपसे वो घर ले लेगा। क्या अगर आप लोन नहीं चुका पाए, साइन करवा लेते हैं, हाँ, राइट, हर बंदे के साइन करा लेते हैं। तो लोग ज़्यादातर कहाँ फंसते हैं? पर्सनल लोन में, क्योंकि वो लोन ले लेते हैं और इंटरेस्ट भी उन्हें पता है बहुत ज़्यादा भरना है। बैंक सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रहा होता है कि वो लोन कब ना चुके। बैंक का बेनिफिट कहाँ पर है कि वो लोन ना चुकाया जाए टाइमली। जिस दिन वो टाइमली नहीं चुकाया जाएगा, अगले दिन से इंटरेस्ट शुरू हो गया, पर डे इंटरेस्ट शुरू हो गया, उस दिन तो गले पे फंदा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंटरेस्ट आपके ऊपर लग भी रहा है तो आप जाके बैंक से बात करो कि मैं लोन चुकाना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, इसमें हेल्प करो मेरी। बैंक वाले हेल्प करेंगे। इन केस बैंक वाले हेल्प नहीं करते, आई वुड पर्सनली सजेस्ट वेट देम, क्योंकि वहाँ बैंक आपकी हेल्प नहीं कर रहा है ना। लीगल नोटिस आने दो, डरो मत। लीगल नोटिस लोग मैंने देखा है हिंदुस्तान में डरते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कल्चर में अगर हम बात करें
बिल्कुल भी नहीं डरते लीगल नोटिस से, क्योंकि दैट इज अ नॉर्मल बेसिक प्रोसेस ऑफ द कोर्ट आपको कोर्ट में बुलाने के लिए। आप अपना पक्ष जब बैंक के सामने नहीं रख पा रहे हो तो बिना डरे जाकर कोर्ट के आगे रखो। लोग सोचते हैं कोर्ट में जज मुझे कस्टडी में ले लेंगे और मेरे साथ गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक हवा बना रखा है। जाके प्रेजेंट हो जाओ, जाके प्रेजेंट हो जाओ और अपनी बात रखो। भाई मैं क्यों नहीं चुका पाया, या मेरे पार्ट पे कहाँ फॉल्ट थी, या मैंने बैंक को अप्रोच करा और बैंक मेरी सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। वहाँ जो कोर्ट में जज बैठा है वो सिर्फ एक पक्ष नहीं सुनता, मतलब जज भी इंतजार में है कि कोई आके मुझे बताए तो बताए कि हुआ क्या है। और लोगों को ये सलाह मिलती है कि मत जाओ या अवॉइड कर दो, एक डेट पे मत जाओ। जब NBW हो जाए, बेल तो देनी ही है आपको, भाई बेल बॉन्ड कंपलसरी होता है तो प्रोसेस, बेल तो देनी ही है, उसमें बाद में जाना नहीं। अगर आप फर्स्ट डेट पे अपेयर करोगे तो जज साहब आपकी बात सुनेंगे, बिकॉज जज साहब को ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी सेटलमेंट हो जाए पार्टीज के बीच में, आपको पैसा तो तब देना है और बाद में भी देना है, तो बेटर क्या है कि आप जज की हेल्प लेके, जज लॉ के थ्रू तो आपकी हेल्प कर रहा है, राइट, वो भी वहाँ पे इंसान बैठा है, तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि वो आप कहेंगे पार्टी के साथ सेटल कर लो अमाउंट को। अब आपने कितने का भी लोन लिया हो, मान लीजिए 5,000 का लोन लिया, लेकिन आप इस टाइम ऐसी पोजीशन में हो आप 3,000 भी चुका सकते हो, तो कोर्ट विल हेल्प यू, विल ग्रांट यू कि आप वो लोन चुका सकते। आपका वहाँ इंटरेस्ट नहीं चार्ज नहीं होगी, आप एक जनरल रीजन बता पाओगे जो एक के लिए बैंक आपके नहीं सुनना चाहते। इसमें लाइक ऐसा होता है कि जब भी नोटिस पहली हियरिंग पे चले जाओ, ये वैसा है कि फर्स्ट कम नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पहली हियरिंग पे नहीं में कोई रीजन हो जाता है तो आप सेकंड हियरिंग पे चले जाओ। बेसिकली जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी उतना एक फेवरेबल ऑर्डर होगा। ये नहीं है कि आप बच जाओगे लोन से, नहीं, लोन तो देना ही है, दूसरे का पैसा लिया है तो वो तो वापस करना ही है, बेनिफिट मिल जाएगा, एक सुनवाई का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको भी सुना जाएगा प्रॉपर्ली कि आपका क्या पक्ष है। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि इससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी ये सुनने के बाद कि जो लोग डर जाते हैं ना कि नहीं नहीं मैं पे कर दूंगा और लीगल नोटिस आ गया है, अब क्या होगा। अब पहले तो बैंक को अप्रोच करो, बैंक से बात करो कि भाई मैं पे करना चाहता हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन दिया जाए। इन केस बैंक सोल्यूशन नहीं दे रहा है तो उसके बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि फिर उनके लीगल नोटिस का इंतज़ार करो और कोर्ट में जाके अपना जवाब दो। तो ये चीज़ से शायद लोग समझेंगे कि उन्हें क्या करना है, कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट उस लोन को चुकाने का भी राइट, मतलब लाइबिलिटी आपकी है तो चुकाना तो पड़ेगा आपको। ये ऐसे नहीं आप किसी को पेज से करके चुका सकते, जो कर देते हैं ये बैंक, देखा जाए इट इज टोटली इलीगल, अनऑथराइज्ड। मैम आप मुझे ये बताइए, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है हैरेसमेंट, तो इसमें और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, मैं उस पर जाऊँगा नहीं, लेकिन आप हैरेसमेंट बताइए, सिर्फ किसी भी एक स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में हैरेसमेंट होती है तो उससे कैसे बचा जाए और कैसे डिफेंड किया जाए उसे, इसमें कैसे हम लड़ सकते हैं? देखो, लड़ने के लिए तो यू हैव लॉ ऑब्वियसली। सो अभी ये जो रिसेंट हुआ है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में, सो वो जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल सही प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या कह रही हैं वो कि वाइस चांसलर चेकिंग के लिए गर्ल्स हॉस्टल में कैसे आ गए और क्यों आ गए। सो राइट टू प्राइवेसी जो है, आर्टिकल 21 हमें ये राइट देता है कि कोई भी ऐसे हमारी प्राइवेट स्पेस में नहीं घुस सकता। अब वाइस चांसलर जी जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में चले गए, क्यों? आपके पास सपोर्ट स्टाफ नहीं है, कोई लेडी स्टाफ नहीं है। अगर आपको चेकिंग करनी ही थी, आप मान लीजिए हम ये लेके चलते हैं, कुछ आपको गलत इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो कुछ गलत नहीं कर सकती, ये आपकी ड्यूटी भी बनती है एज अ वाइस चांसलर कि आप चेकिंग रखें। बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप खुद चले जाएंगे चेक करने के लिए। इवन कुछ आपको लग रहा है मैं जाऊंगा मैं ठीक कर सकता हूँ तो भी आप नहीं घुस सकते हैं। वो गर्ल्स में वो गर्ल्स की प्राइवेसी में नहीं जा सकते, गर्ल्स की प्राइवेसी में नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे इतना फेमिनिज्म कर रहे हैं, कोई फेमिनिज्म वाली बात नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां अक्सर अपने प्राइवेट स्पेस में, इवन हॉस्टल्स में अलग तरीके के कपड़ों में घूम रही होती हैं।
आप देख लेंगे, फिर आप ही बोलेंगे कि भाई वो ऐसे कपड़ों में घूम रही है, क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्टेबल जोन में है। वो एक अपने सारी गर्ल्स हैं उसकी, सारी जैसे गर्ल्स हैं, उनमें माहौल कुछ गर्ल्स कंफर्टेबल, देखो हर लड़की कंफर्टेबल नहीं होती हर तरीके के कपड़े में। बाहर पहन लेती लड़कियां, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहन सकते, भाई हम क्यों नहीं पहन सकते, कोई हमें नहीं बता सकता हम क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते। बट जहाँ हम कह रहे हैं यहाँ हमारी प्राइवेसी है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। एंड गर्ल्स हॉस्टल इज अ प्लेस जहाँ पे एक आदमी को नहीं घुसना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्पेक्ट दैट आई डोंट नो इन व्हाट कंडीशन द अदर पर्सन इज, किस स्थिति में है, क्या मनोस्थिति चल रही है, अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आप लेडी को भेजिए, लेडी स्टाफ होती है और वार्डन होती है। जैसा मूवीज में भी दिखाया जाता है कि एक लेडी को हैंडल करने के लिए लेडी ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि लेडी ही चाहिए, बट क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल इज अ प्राइवेट स्पेस। ओके। बाहर सड़क पे तो आप एक अगर आदमी को लग रहा है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ इसको, तो वो कर सकता वो है। कर सकता है, मतलब अच्छा। यू हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट की डिग्निटी। और मैं कह रही हूँ आप क्यों ही घुसे, सवाल तो ये है आप क्यों गए, जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं वो जाना। अपनी पावर को गलत लेके चले गए। अपने पावर को आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक इस चीज के ऊपर लास्ट पूछना चाहता हूँ। अब जैसे वो अंदर गए तो आपके अकॉर्डिंग उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है? क्राइम तो देखो हुआ है, तो उसको मतलब जो भी डीसी है इनको क्या पनिशमेंट मिल सकती है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू यू? आप भी तो एक एडवोकेट है। देखो पनिशमेंट की देयर इज नो लिमिट कि आपको क्या मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती। नाइदर आई एम अ जज, दो आई एम एन एडवोकेट, आई कैन फाइट। इवन मैं जज भी होती तो मैं ऐसे बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ कि एग्जैक्ट क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, सर्कमस्टांसेस भी हो, व्हाट क्यों वर उस द टाइम पे सर्कमस्टांसेस। दो उन्होंने रॉन्ग करा और वहां पे ये कंसिडर नहीं करा जाएगा कि उन्होंने किस बेनिफिट के लिए करा। हो सकता है वो कुछ अच्छी मनोस्थिति में ही गए हों, बट वो सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद क्या उनके सबमिशन है, क्या ऑपोजिट पार्टी के सबमिशन है, हुआ क्या है एक्चुअल में हो सिनेरियो, सकता है कि कुछ उनको इंफॉर्मेशन मिली, कोई इंफॉर्मेशन मिली तो हो, वो ऊपर जाना एकदम से जरूरी अचानक से हो, चले तो गए। हड़बड़ी में चले गए हो, वी डू नॉट नो। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उनका भी पक्ष सुना जाएगा, देन जो उसके भी बाद बात कर रहे डिसाइड हैं किया जाएगा कि लॉ क्या कहता actual है। में क्या होगा। मतलब जज भी वहाँ पे फर्स्ट हेयरिंग पे यही बोल सकते हैं कि नहीं भाई तुम क्रिमिनल हो, तुम क्रिमिनल हो या तुमने गलत कर दिया अगेंस्ट पब्लिक, तुमने गलत भी करा है तो किन सर्कमस्टांसेस में किया गया करा है वो कंसीडर किया जाएगा। कंसीडरेशन पावर जो होती है जज की, दैट इज इक्वल फॉर बोथ द पार्टीज। सबका सामान्य हक है। सबका सामान्य हक है, वो आदमी हो या औरत हो, सुना दोनों को ही जाना चाहिए। या दोनों साइड कोई भी पक्ष हो, कि वहां पे फेमिनिज्म में या जेंडर की बात नहीं होती, इट इज इक्विटेबल राइट। यस, मतलब ये Equity. इक्विटी। इक्विटी होगा। तो एक तो यहाँ पे मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि शब्दों का बड़ा खेल है, शब्दों का बहुत मतलब बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है कि हमने क्या बोला वही नोट हो जाएगा। इक्विटी में और इक्वल होने में बहुत फर्क है। तो ये देखो डिटेल्स की बातें ये हैं, तो बहुत गूगल कर लेना भाई, जितना हाँ जितना पढ़ते जाएंगे उतना गूगल कर लेना एज पर लॉ व्हाट इज इक्विटी एंड इक्वल। हाँ। क्या बोला आपने? Equal. इक्वल। that you are equal and you have a equity right या equitable right। तो थैंक यू मैम, हम अपने अगले और फाइनल सवाल पे पहुंचते हैं। हाँ। तो जो आजकल हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग में है, डाइवोर्स। डाइवोर्स शादी ये बहुत लोग सुनना चाहेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली लास्टली 2018 के आसपास तो जजमेंट करी थी, जिसमें ये काफ़ी हेल्प मिली थी कि विद इन 6 मंथ्स आप डाइवोर्स के लिए कह सकते हैं। पहले 1 साल से पहले डाइवोर्स के आप नहीं डाल ये सकते पहले होता था तो 1 साल उनको झेलना पड़ता था, तो हाँ। उसमें उनकी सुलह भी हो जाती थी। सुलह भी हो जाती थी। नहीं ऐसा नहीं है, कोर्ट अब भी ये कंसिडर करती है। 6 महीना उन लोगों के लिए रखा गया है जो ये बता देते हैं कि देयर आर अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि अब एक रह ही नहीं सकते बियॉन्ड। तो उनको 6 महीने दिया। तो ये तो 6 महीने रहने के नहीं, 6 महीने में आप डाइवोर्स, वो आपको वो जो कूलिंग वेविंग ऑफ पीरियड, कूलिंग पीरियड होता है एक, मतलब तो इस- पहले क्या होता था, कूलिंग पीरियड दिया जाता था।
कि शायद चीजें सुलझ जाएं, आपस में 6 वापस महीने एक तरीके का होल्ड है वो, होल्ड कि हमारी तरफ से 6 महीने रुक गया, उसके बाद हम नहीं रुकेंगे, उसके बाद मतलब जज नहीं रुकेंगे। हाँ, कि वो जज के बाद दे देंगे डाइवोर्स को। ऑर्डर दे देंगे कि भाई ये करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कूलिंग पीरियड अब खत्म हो गया बेसिकली, क्योंकि जज को ये लगता है कि पार्टीज का ये राइट है, वही बात आ गई ना, राइट, आर्टिकल 21, राइट टू फाइट, राइट टू फाइट या राइट टू टेक योर राइट, बेसिकली राइट टू टेक योर राइट वाली बात आ गई। तो कि आप वो कूलिंग पीरियड का भी इंतजार मत करिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि वो अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो है या ऐसी ऐसी शादियां हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब आज की डेट में भी कलयुग ये है, कलयुग घोर कलयुग जिसे कह रहे हैं। पहले के टाइम पे आई डोंट नो लड़कियां पिटती थी या क्या होता था, बट इट वाज नॉट डाइवोर्स सास अपने आप संभाल लेती थी, मतलब डाइवोर्स, डिवोर्स बोल रहा हूं, डाइवोर्स तो शब्दों का खेल किस तरीके से। तो वो आज की डेट में आप देखोगे डाइवोर्स के आफ्टर कोविड पीरियड सबसे ज्यादा जो डाइवोर्स में कोविड के दौरान, वो पता है क्या हुआ है, मैं बताता हूँ। हाँ, पहले तो कोविड से पहले ये लोग हस्बैंड की ड्यूटी पे, वाइफ घर पे, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो गया, राइट। तो डिस्टेंस में क्या होता है ना, रिश्ते बने रहते हैं, तो अब वो डिस्टेंस जैसे खत्म हुआ तो आपस में ये लोग भिड़ने लग गए पूरे दिन। तो उन्हें समझ आ गया कि भाई तू बाहर जाओ। मतलब सुधा मूर्ति जी की इस पे वीडियो है, जो सुधा मूर्ति जी हैं, उन्होंने बोला था 4 दिन मैं घर में रहती हूँ, 4 दिन मेरा हस्बैंड घर में रहता है। लड़ाई कैसे होगी? वो विलेज ट्रिप पे रहती हैं और उनके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप्स पे रहते हैं, तो जब 4 दिन के लिए घर आएंगे तो लड़ाई होती नहीं थी। अब जब कोविड में दोनों साथ में रहे हैं 24/7, बार बार पति बोले भाई पकौड़ी बना लो, आज कचौड़ियाँ बना लो, आलू का पराठा बना लो, बेचारी तो बीवी तो चप्पल उठाएगी, तो उसकी तो हालत खराब होगी। कब तक पकौड़े में तलेगी, वो तो यही बोलेगी। तो चलो ये तो ब्रीफ होगी हमारी कि डिवोर्स का ऐसा चल रहा है। डाइवोर्स मतलब अगर शादी किए हुए है, लड्डू खाओ तो पछताओ, लड्डू ना खाओ तो पछताओ। तो अब वो कह रहे हैं लड्डू खाने के बाद कैसे ना पछताए डाइवोर्स लेकर। ओके, मतलब इस टाइम ये बेनिफिट है कि आप लिव इन में रह लो, बट लिव इन में आपको राइट्स दे दिए गए हैं कि इवन इफ यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर मोर देन अ ईयर and people recognize you as in a relationship, लोगों को आप दिख रहे हो कि आप रिलेशनशिप में हो, that will be considered, your relationship will be considered। अगर आप उसमें बच्चा भी कर लेते हो, उस बच्चे को बराबर का अधिकार दे दिया है, शादी होना हो उस बच्चे का प्रॉपर्टी पे बराबर अधिकार रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप को इस हद तक लीगल कर दिया गया है। ऋषा जी शुक्रिया, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, थैंक यू।